व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक टाइम ट्रैवल लव स्टोरी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है और हमारी मुलाकात एक रूबी नाम की लड़की से होती है जिसका सपना है कि वो अपना खुद का एक घर ले सके। इसी चक्कर में वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाती है। डीलर उसे एक घर दिखाता है पर वो रूबी के बजट में नहीं होता और उसके पास अभी इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो एक नॉर्मल सा भी घर ले सके। इसी बीच उसे एक आइडिया आता है। वो अपने कलीग के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है कि वो कुछ अमीर लोगों के साथ डेट पर जाएगी, पर उसकी पहली शर्त होगी कि अगर उन्हें उससे शादी करनी है तो उसे एक घर देना होगा। लेकिन ये प्लान काम नहीं आता और सबको पता चल जाता है कि रूबी बाद में उन्हें छोड़ देगी। यहाँ में एक और बात पता चलती है कि रूबी का इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अकेले ही अपना जीवन जीती है। अब सीन कट होता है और हम कहानी के दूसरे किरदार माइक को देखते हैं। वो अपनी कंपनी के डायरेक्टर को एक अपार्टमेंट का ब्लूप्रिंट दिखाता है और उसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मांगता है, लेकिन यहाँ पर उसकी बात नहीं बनती। उसका डायरेक्टर उसे मना कर देता है और रूबी की तरह उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन दोनों अपनी जिंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब एक दिन माइक वॉशरूम में बैठा होता है और तभी उसके पास एक आदमी आता है जो कि उसी के ऑफिस में काम करता था। वो उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है क्योंकि वो इस कंपनी में 20 सालों से काम कर रहा था और डायरेक्टर को उस पर पूरा भरोसा है। इसके बाद वो आदमी एक दूसरे एम्प्लॉय से बातें करता है कि वो डायरेक्टर से धोखे से पावर ऑफ अटर्नी के पेपर पर साइन ले लेगा जिससे कि ये कंपनी उसकी हो जाएगी। अब माइक ये सारी बातें बाथरूम से सुन रहा होता है, लेकिन तभी वो गलती से आवाज़ कर देता है और उस आदमी को पता चल जाता है कि उसकी बातें किसी ने सुन ली है। वो टॉयलेट का डोर ओपन करता है तो वहाँ माइक होता है। अब वो आदमी उसे अपना मुंह बंद करने को कहता है और माइक से कहता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने को तैयार है, जिसके बदले में वो उसे एक अपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। तो यहाँ पर माइक का काम बन गया था बड़ी आसानी से। इसके बाद अब दोनों अपने घर आ जाते हैं, पर यहाँ कुछ अजीब होना चालू हो जाता है। अगर माइक पानी का टैप ओपन करता था तो पानी रूबी के घर में गिरना शुरू हो जाता था। वो जो भी चीज़ें यहाँ खोलता था वो सामान रूबी के घर में मिलता था। अब दोनों पहले से ही परेशान होते हैं, जिस वजह से वो बिना कुछ सोचे समझे ही सो जाते हैं। यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब उनकी आँख खुलती है तो वो एक दूसरे के साइड में सो रहे थे। अब रूबी ये देखकर डर जाती है और माइक को मारने लगती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। लेकिन इसी बीच दोनों देखते हैं कि उनके घर आपस में टकरा गए हैं और उनके घर दो टुकड़े में हो गए हैं। उनकी जो बीच की दीवार होती है वो भी गायब हो गई है। अब दोनों एक ही घर में रह रहे थे, लेकिन उनका समय अलग अलग था। माइक का समय था 1999। वहाँ सभी चीज़ें पुरानी थी, जैसे कि यहाँ के लोग वॉकमैन यूज़ करते थे, मारियो जैसे गेम खेलते थे। लेकिन जब रूबी अपना डोर खोलती है तो यहाँ समय चल रहा था 2018 का, जिसे देखकर माइक के होश उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ हर चीज़ एडवांस होती है। लोग QR कोड यूज़ कर रहे हैं पेमेंट के लिए और बहुत सारे सेलफोन्स यूज़ कर रहे हैं और हर चीज़ एडवांस होती है। दोनों जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो वहाँ के नज़ारे भी अलग होते हैं। एक तरफ बारिश हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ तेज़ धूप निकली थी। अब दोनों के घर के गेट भी दो अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर रियलिटी एक साथ जुड़ गई थी। इनके घर एक दूसरे से मिलते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक साथ ही एक जगह पर है, लेकिन इनका समय अलग अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये सोचने वाली बात थी। अब इसके बाद माइक घर के अंदर जाता है और वहाँ इस घर का मैप निकालता है, लेकिन इसी दौरान उसके हाथ से रूबी के साइड में रखा एक फ़ोटो फ्रेम गिर जाता है जिसमें उसकी और उसकी डैड की 1999 की फ़ोटो थी। साथ साथ में एक जार भी गिर जाता है जिसमें एक गार्डन का फूल लगा था। तो माइक कहता है कि तुम दिक्कत मत लो, हम अभी 1999 में ही हैं और हम इसी गार्डन में जाते हैं जहां तुम और तुम्हारे डैड ने फ़ोटो खिंचवाई थी। वहाँ से एक फूल तोड़ कर लाते हैं, जिसके बाद दोनों निकल जाते हैं उस गार्डन के लिए और उन्हें वो मिल भी जाता है। और यहाँ रूबी अपने ही बचपन वाले रूप को देखती है जो कि उसके डैड के साथ खेल रही थी। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उनके पास जाती है ज़मीन कांपने लगती है, गाड़ी के शीशे टूटने लगते हैं। माइक आके फ़ौरन उसे वहाँ से ले जाता है और इन सब का यही मतलब है कि तुम बस अपने अतीत को देख सकते हो, उसके पास नहीं जा सकते, उसे बदल नहीं सकते हो। अगर ऐसा करने की कोशिश करी तो तबाही आ सकती है, जैसे कि रूबी के साथ अभी हुआ था। अब घर आने पर माइक रूबी से कहता है कि तुम मुझे 2018 में ले चलो, क्या पता मैं एक बिल्डर बन गया हूँ। लेकिन वो मना कर देती है और बोलती है कि तुम इंटरनेट पर चेक कर लो, पता चल जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ रूबी सोचती है कि अगर वो अपने डैड को कॉल करे तो क्या पता वो उनसे बात कर सके। लेकिन कॉल लगते ही घर और ज़्यादा सिकुड़ने लगता है, सारी चीज़ें टूटने लगती है, यानी कि तुम अपने अतीत से बात भी नहीं कर सकते हो और ना ही उनके बारे में इंटरनेट पर देख सकते हो। सीन कट होता और हम 2018 में आते हैं जहाँ एक लैब में कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो आसान भाषा में कहें तो वो लोग एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे जो 2018 से 2027 तक ट्रैवल कर सकती थी। वो बताते हैं कि 1930 में एक ट्रायंगल था जहां से अगर कोई प्लेन या शिप गुजरता था तो वो एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता था और यहाँ से गायब हो जाता था।
अब साइंटिस्ट बताता है कि यहाँ 2 डायमेंशन हैं जो कि एक दूसरे के साथ कोलैप्स हो रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं होता कि ये डायमेंशन एक दूसरे से कहाँ टकरा रहे हैं। तो इन्हें वो कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं जहाँ पर डायमेंशन खुला हुआ है। साइंटिस्ट ये भी बताता है कि अगर कोई अपने फ्यूचर वाले इंसान से मिलने की कोशिश करेगा तो ये टकराव और ज़्यादा बढ़ जाएगा और रियलिटी में बदलाव आने लगेगा। इधर हम दोनों को आपस में बातें करते हुए देखते हैं और माइक पूछता है कि आखिर तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ था। तो बताती है कि मैं एक अमीर घर की लड़की हुआ करती थी, मेरे लिए मेरे डैड ही सब कुछ थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि वो मुझसे ज़्यादा अपने काम से प्यार करते हैं और इसी वजह से एक दिन मेरी उनसे लड़ाई हो गई। लेकिन कुछ देर बाद मुझे पता चला कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उनमें उनकी जान चली गई है और उस दिन मेरा सब कुछ मुझसे दूर चला गया, जिसके बाद मैं यहाँ पर आकर रहने लग गई। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों अपने काम के लिए निकल जाते हैं अपनी अपनी दुनिया में। माइक उसी आदमी के पास जाता है और उसका दिया हुआ ऑफर मना कर देता है और वो ये भी कहता है कि जो बॉस के साथ वो करने वाला है वो किसी को भी नहीं बताएगा। लेकिन वो आदमी नहीं मानता और उसे 2 हफ्तों का टाइम देता है और उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि माइक आखिर में सबको बता देगा। उसे माइक पर भरोसा नहीं था। इधर हम रूबी को देखते हैं जो कि वॉच की शॉप पे काम करती है। वहाँ उसकी एक कॉलेज फ्रेंड आती है जिसने एक अमीर आदमी से शादी की थी। वो उसे ऐसा दिखाती है कि मानो उसके पास बहुत ही पैसा है। तो रूबी भी यहाँ पर चुप नहीं बैठती, वो भी खुद को बहुत अमीर बताती है और सेल्स गर्ल से वहाँ की मालिक बनने की एक्टिंग करती है, पर हकीकत कुछ और ही थी। यहाँ उसका दाव उल्टा पड़ जाता है और वो फंस जाती है। उसकी दोस्त उसे घर डिनर पर आने को कहती है और साथ में अपने हस्बैंड को भी लाने को कहती है। अब रूबी की तो शादी हुई नहीं, इसलिए वो घर आके फौरन माइक को अपना हस्बैंड बना लेती है और उसे समझाती है कि उसे एक बिलियनर बनने की एक्टिंग करनी है। अब वो दोनों डिनर के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ गलत हो जाता है। रूबी की सच्चाई सामने आ जाती है जिससे कि उसकी बहुत ही बेइज्जती होती है और इसके बाद वो रोते हुए घर आ जाती है। पर यहाँ माइक उसे चुप कराता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। वो दोनों एक दूसरे को अब समझने लगे थे क्योंकि दोनों के हालात एक जैसे थे। वहीं एक तरफ रूबी को ऑक्शन में लगा अपने डैड का घर लेना था, जिस वजह से वो किसी अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ माइक को एक बड़ा बिल्डर बनना था, लेकिन दोनों ही पैसों से मजबूर थे। और इसी बीच उन्हें टीवी न्यूज़ देखती है जिसमें बताया जा रहा था कि एक आदमी ने 2 करोड़ की लॉटरी जीती है। ये सुनने के बाद दोनों को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो दोनों 2018 में जाके चेक करें कि 1999 में कौन से नंबर में लॉटरी निकलने वाली है, जिससे कि वो लॉटरी का टिकट जीत सके। और इसके बाद दोनों पहुंच जाते हैं, लॉटरी खरीद लेते हैं। उसे लेने के बाद दोनों खूब घूमते हैं और पैसे खर्च करते हैं, मस्ती करते हैं। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, लेकिन माइक अब उसे पसंद करने लग गया था। दोनों आने वाले अच्छे दिनों का ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। एक रात पहले दोनों एक दूसरे को अमीर बनने की पार्टी भी देते हैं, लेकिन वो बिल चुका नहीं पाते, जिसके बदले में रूबी अपना बैग गिरवी रख देती है, ये बोलते हुए कि कल आके वो पूरे पैसे चुका देगी। अब रिजल्ट वाला दिन आ जाता है और दोनों बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। टीवी पे लगी हुई लॉटरी के नंबर आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें पहला ही नंबर उनका होता है। अब दोनों खुशी से झूम उठते हैं, पर दोनों की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती और यहाँ एक बार फिर से वही होता है। ज़मीन कांपने लगती है, धीरे धीरे करके लॉटरी के नंबर मिटने लगते हैं। यानी कि आप समय का इस्तेमाल करके अपनी तकदीर भी बदल नहीं सकते। जो भी आपके पास है आपको उसी के साथ जीना होगा। और इनका ये प्लान भी यहीं फेल हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि रूबी उस रेस्टोरेंट में जाती है जहां उसने अपना बैग गिरवी रखा था। वो उसमें से अपने पापा की कार की मांग रही थी, लेकिन वो वेटर उसे की नहीं देता और भगा देता है। और कुछ ही पल पहले दोनों अमीर होने के सपने देख रहे थे, पर एक ही पल में सब कुछ पहले जैसा हो गया। दोनों लड़ते हुए घर वापस आने लगते हैं। माइक उसे समझाता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन रूबी कहती है कि कुछ सही नहीं होगा अगर मैं तुम्हारे साथ रही, हमेशा तुम फकीर ही रहोगे। और यहाँ माइक को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी कहता है कि तुम भी फकीर हो, तुम बिना मेकअप के बदसूरत लगती हो, खुद को क्वीन समझती हो। अब दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि तभी रूबी को माइक का फ्यूचर वाला रूप दिखता है, जो कि एक स्पीच दे रहा था। यानी कि माइक आगे जाकर एक बिजनेस टाइकून बनने वाला है। और ये देखकर रूबी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और दोनों उस बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हैं। अब माइक यहाँ पर खुद को फ्यूचर वाले माइक का भाई बताता है और वो अंदर चला जाता है, लेकिन रूबी को वो गार्ड्स वहीं रोक लेते हैं। जब माइक अंदर जाता है तो वो खुद के सामने अपने आप को देखता है, जो 19 सालों बाद एक बिजनेस टाइकून बन गया है और उसके पास करोड़ों रुपए होने वाले हैं। और फ्यूचर माइक अपने बिजनेस प्लान को बता रहा होता है कि वो आगे और क्या क्या करने वाला है। ये सब देखकर माइक पूरी तरह से उसी में खो जाता है। वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है, पर हर बार की तरह यहाँ भी वही होता है। भूकंप आ जाता है और बिल्डिंग हिलने लग जाती है। यानी कि आप खुद के फ्यूचर को देख सकते हो, उसे छू या बात नहीं कर सकते। और यहाँ पर भागा दौड़ी मच जाती है। जब फ्यूचर माइक के पास से गुजरता है तो उसके दिमाग में वो सब यादें ताज़ा होने लगती है जो माइक ने रूबी के साथ बिताई थी। इसी दौरान उसे वहाँ रूबी भी
दिख जाती है और वो ये सब देख के अजीब सा फील करने लगता है। और तभी वो अपने हाथ में एक घाव देखता है जो कि 1999 वाले माइक के हाथ में अभी अभी आया है चोट की वजह से। अब फ्यूचर माइक जब अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ वो बस यही सोचता रहता है कि आखिर ये कैसे हुआ। और इसी बीच हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि वही साइंटिस्ट है। और साइंटिस्ट समझ जाता है कि टाइम डायमेंशन खुल चुका है, लेकिन फ्यूचर का नहीं पास का। अगर सब कुछ वैसा नहीं हुआ तो 19 साल पहले जो हुआ था, माइक जो भी एक बड़ा आदमी बना था उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसलिए अब उसे रूबी को माइक से दूर करना पड़ेगा। सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसे अब तक चलता आ रहा था, तभी माइक आगे चलकर बिजनेस टाइकून बन पाएगा, नहीं तो प्यार के चक्कर में उसी जगह रह जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम रूबी और माइक को देखते हैं जो एक दूसरे की केयर कर रहे थे और उन्होंने ये तक सोच लिया था कि आगे जाके ये सब कुछ अगर ऐसा हुआ तो वो एक दूसरे से शादी कर लेंगे और अपने सारे सपने पूरे करेंगे। पर उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। अब अगले दिन माइक जाके उस आदमी को ऑफर ठुकरा देता है जिसने कि उसे 2 हफ्तों का टाइम दिया था। वो कहता है कि कुछ ही समय में मेरे ऊपर कोई पैसा लगाने वाला है। वो ये सब बातें इसलिए कह रहा था क्योंकि उसने अपना फ्यूचर देख लिया था। पर इसी बीच वहाँ उनका बॉस आ जाता है जो उन दोनों की बातें सुन लेता है और उस आदमी से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, तुम मेरा भरोसे का गलत फ़ायदा उठा रहे हो। इधर हम देखते हैं कि रूबी की शॉप पे फ्यूचर माइक आता है। माइक उसे डिनर पर चलने के लिए पूछता है, वो हाँ कर देती है। अब दोनों डिनर पर जाते हैं और वो वहाँ उसके बारे में काफ़ी बातें करता है, पर आखिर में वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम अभी माइक की ज़िंदगी से निकल जाओ, वो अपने समय में वहीं रहेगा और वो जो भी फैसला लेगा वो उसके लिए बेहतर होगा, तुम्हारे आने से वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है। और सेकंड ऑप्शन ये है कि तुम उसी के साथ रहो मगर इससे वो जल्दी मर जाएगा और आगे चलकर अमीर नहीं बन पाएगा। ये सुनने के बाद रूबी रोने लगती है क्योंकि वो ये सुन के डर गई थी। वो कहती है कि मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ। तो फ्यूचर माइक कहता है कि तुम्हें जल्दी ही माइक को छोड़ना होगा और मैं जानता हूँ कि तुमने एक घर लेना है, मैं वो देने के लिए भी तुम्हें तैयार हूँ, तुम बेहतर लाइफ जी सकती हो। इसके बाद दोनों घर के लिए निकल जाते हैं और यहाँ रूबी के साथ जो बैठा है वो 19 साल बाद वाला माइक है जो अभी माइक से बिल्कुल उल्टा है। अब यहाँ रूबी माइक के साथ जितने भी उसने खुशी के पल बिताए थे उन सभी को याद करती है। अब दोनों घर पहुँच जाते हैं तो वो कहता है कि तुम उसे कहना कि वो चैंग का दिया हुआ ऑफर एक्सेप्ट कर ले, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। चैंग दोस्तों वही आदमी है जिसका ऑफ़र माइक ने आज सुबह रिजेक्ट कर दिया था। इधर हम देखते हैं कि 1999 वाला माइक रूबी के लिए डिनर बना रहा होता है और उसने उसके लिए सरप्राइज़ प्लान भी कर रखा था। तो ये बंदा तो पूरी तरह से प्यार में डूबा हुआ है। इसी दौरान जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो वहाँ उसे फ्यूचर वाला माइक रूबी के साथ दिखता है, जिसे देखकर उसे थोड़ा जलन होने लगती है। थोड़ी देर बाद घर में रूबी आके कहती है कि पता है तुम आज सूट में बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तुम मुझे एक महंगे रेस्टोरेंट में भी ले गए और तुम्हें 19 साल बाद भी पता है कि मुझे चॉकलेट केक खाना पसंद है। रूबी उसे गले लगा लेती है और कहती है कि कल मैं यहाँ से जा रही हूँ ताकि तुम अपने फैसले आसानी से ले सको। और हाँ, उसने कहा है कि तुम्हें चैंग का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब दोनों रोते हुए गले लगते हैं और माइक कहता है कि चलो अच्छा है, कम से कम मैं तुम्हें फ्यूचर में तो कुछ दे सकता हूँ। दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं प्यार करने लगे थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ एक अच्छा समय बिताया था जिसकी वजह से आज दोनों अलग हो रहे हैं, पर शायद हमेशा के लिए नहीं। रूबी रोते हुए घर से चली जाती है और माइक का भी दिल बहुत कर रहा था कि वो उसे रोके, लेकिन उसे लगता है कि रूबी शायद उसे प्यार नहीं करती और पता नहीं क्यों वो उससे दूर जा रही है। शायद तकदीर को यही मंजूर है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि बिजनेसमैन माइक ने रूबी को वही घर दिया है जो कभी उसके डैड का हुआ करता था। साथ में वो उसे एक क्रेडिट कार्ड भी देते हुए कहता है कि और पैसे चाहिए तो मेरे ड्राइवर को कॉल कर लेना। और आखिर में रूबी को वही घर मिल गया था जो वो हमेशा से पाना चाहती थी, लेकिन अपने सपने को पाकर भी उसे कुछ अधूरापन लगता है और वो खालीपन था माइक। अब रूबी आखिरी बार माइक से मिलने आती है और उसे बाय बोल कर जाने लगती है। रूबी बोलना चाहती है कि वो भी माइक से प्यार करती है, लेकिन वो अपने आप को रोक लेती है और वहाँ से बाहर आ जाती है और बाहर आकर बहुत ही रोती है। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। अब वो अपने नए घर में जाती है और कुछ देर बाद वहाँ माइक आता है जिसने हूबहू फ्यूचर माइक की तरह कपड़े पहन रखे थे। वो उसे वही बैग देता है जो उसने गिरवी रखा हुआ था और उसे कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा और ज़्यादा पैसे मत खर्च करना, कुछ पैसे बचा कर रखना फ्यूचर के लिए। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो रूबी उसकी कोट पर लेबल देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये वही माइक है जिससे वो प्यार करती है। वो उसके पास जाती है और उसे किस कर लेती है और दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। रूबी कहती है कि तुम मुझे हंसते हुए काफ़ी अच्छे लगते हो और हमेशा हंसते रहना। दोनों एक दूसरे को चिप कराते हैं और फिर माइक वहाँ से रोते हुए बाहर आ जाता है। वेल, कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि चैंग कंपनी के प्रेसिडेंट के रूम में बिना किसी को बताए घुस गया है और उसके कंप्यूटर में कुछ फाइल्स ले रहा है।
पर इसी बीच वहाँ पर बॉस आ जाता है जो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और पुलिस को फ़ोन करने लगता है। अब अपने आप को बचाने के लिए चैंग उसके सर पर एक भारी चीज़ से हमला करता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वो उसके कपड़ों पे शराब गिरा देता है ताकि किसी को भी शक ना हो। इसके बाद वो माइक को कॉल लगाता है और उसे अपने पास बुलाता है। जब चैंग उस कार की डिग्गी खोलता है तो माइक दंग रह जाता है क्योंकि उसमें बॉस की बेहोशी वाली बॉडी थी। अब माइक बोलता है कि ये गलत है, तुम अपने फ़ायदे के लिए किसी को जान से मार रहे हो। वहीं फ्यूचर माइक इसी सोच में था अगर माइक ने चैंग का साथ नहीं दिया तो वो आगे जाके कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा, इसलिए उसे आज वही करना होगा। मतलब माइक ने चैंग से पैसे लिए थे जिस वजह से वो आगे चलकर अमीर बन पाया। इधर 1999 में चैंग कार से खुद की फिंगरप्रिंट को हटा रहा होता है, पर तभी माइक की नज़र कार की पर पड़ती है और वो देखकर वो चौंक जाता है क्योंकि ये वही कार की थी जो रूबी के डैड की थी। वो समझ जाता है कि उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि रूबी के डैड हैं और उनका एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था। लेकिन आज वो ऐसा नहीं होने देगा, भले ही उसे चैंग से पैसे ना मिले, वो अमीर ना बने। अब बॉस को बचाने के चक्कर में उसमें और चैंग में माइक की हाथापाई होना शुरू हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि फ्यूचर माइक का अस्तित्व अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है। उधर समय से पहले ही माइक ने बॉस को बचा लिया था जिससे फ्यूचर माइक धूल बन के उड़ जाता है। जैसे कि हमें पहले ही पता चल चुका था कि अगर माइक बॉस को मरने देता तो आगे जाके एक बड़ा आदमी बन सकता था, पर अब शायद ऐसा नहीं होने वाला है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो रूबी को हमेशा खुश देखना चाहता है। अब सुबह हो जाती है और बॉस को होश आ जाता है। वो माइक का शुक्रिया करता है कि उसने उसकी जान बचाई, लेकिन माइक यहाँ पर कहता है कि आपकी बेटी जहाँ भी होगी मैं उसका ख्याल रखूंगा। अब बॉस को ये बात समझ नहीं आती और वो कहता है कि मेरी बेटी सिर्फ 12 साल की है, मैं अभी पुलिस को कॉल लगाता हूँ। वही हम रूबी को देखते हैं जो घर से बाहर आती है, पर अचानक से सब कुछ उल्टा चलने लगता है। सारी चीज़ें एक बार फिर से होना शुरू हो जाती है। वो अपने डैड को घर में देखती है और वो अभी भी जिंदा थे और इधर सारे लोग पीछे जाने लगते हैं। माइक और रूबी एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो दोनों एक दूसरे की परछाई को देख रहे थे लेकिन उसे छू नहीं पा रहे थे और तभी दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और एक तरफ समय चल रहा है 1999 और दूसरी तरफ समय चल रहा है 2018 का। माइक रूबी से कहता है कि तुम मुझे भूलना मत। वो कहती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, जिसके बाद रूबी हवा में गायब हो जाती है। यानी कि अब जो फ्यूचर का डायमेंशन खुला था वो पूरी तरह से बंद हो चुका है और एक प्रॉपर 1999 का समय चल रहा है। इस समय में दोस्तों रूबी सिर्फ 12 साल की है और माइक 28 साल का। अब कहानी के आखिर में दोनों उसी जगह वापस मिलते हैं जहां दोनों ने मिलने का वादा किया था। अब माइक 40 साल से ज़्यादा की उम्र का है और रूबी बिल्कुल यंग है। माइक रूबी को देखकर पहचान जाता है लेकिन रूबी उसे नहीं पहचान पाती और दोनों उसी तरह झगड़ने लगते हैं जैसे वो पहली बार मिले थे। इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।